गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ठीक, जो कि एनसीईआरटी में हमारा 8th चैप्टर है। तो न्यू टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों को पूरा रिवाइज करवा देना चाहती हूँ, ताकि जो भी लोग प्रीवियस लेक्चर्स को अटेंड नहीं कर पाए हैं वो उनको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और जिन्होंने देखा था लेक्चर उनके लिए ये एक रिवीजन हो जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से हर एक पॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम हेल्थ किसे बोलते हैं। ठीक है, हेल्थ क्या है? तो एक हेल्दी पर्सन को हम उसको परिभाषित करते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो उसका मतलब ये है कि वो केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अगर वो स्वस्थ है तो उसको हम हेल्थ की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, कि वो व्यक्ति, उसको हम बोलेंगे कि वो व्यक्ति हेल्दी है। ठीक है, एक हेल्दी अर्थात स्वस्थ व्यक्ति का होने का केवल ये मतलब नहीं होता कि उसको कोई रोग नहीं है, बल्कि क्या होना चाहिए कि व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक इन तीनों रूप से उसको स्वस्थ होना चाहिए। फिर आता है ह्यूमर। तो ह्यूमर किसको बोलते हैं? हमारी बॉडी में जो फ्लूइड उपस्थित होता है वो किस किस रूप में उपस्थित होता है? बाइल के रूप में, बाइल अर्थात जिसको हम पित्त बोलते हैं, ब्लड अर्थात रक्त बोलते हैं, लिम्फ लसिका बोलते हैं, ठीक है, एंजाइम, और उसके बाद लिक्विड अर्थात वाटर भी हमारे बॉडी में उपस्थित होता है ना। तो ये सारे क्या है, इसको हम साथ में हम बोलते हैं ह्यूमर बोलते हैं। इसको पहले मतलब इसको पहले के वैज्ञानिकों द्वारा या पहले के डॉक्टर्स के द्वारा ये ह्यूमर शब्द को बोला जाता था। अब तो इसको हम बॉडी फ्लूइड का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा हेल्थ जो है वो किस किस चीज़ों से अफेक्टेड होता है। तो सभी को पता है, आप सबको, कि जेनेटिक डिसऑर्डर से अगर कुछ अनुवांशिक मतलब कुछ अगर अनुवांशिक प्रॉब्लम है या कुछ संक्रमण हो गया है या अगर हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है तो क्या होगा, वो ये सारी तीनों चीज़ें हमारे हेल्थ को प्रभावित करेंगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, मैंने इसके नोट्स भी आपको भेजे थे। ठीक है, उसके बाद आता है डिजीज़ की डिजीज़ कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। तो इन्फेक्शियस की परिभाषा तो आप जानते ही होंगे, और नॉन इन्फेक्शियस की भी तो उसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। उसके बाद मैंने आपको कुछ डिजीज़ेस के बारे में बताया था। ये बताया था कि वो डिज़ीज़ किस पैथोजन द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, और साथ ही साथ ये बताया था कि उनका मतलब जो पैथोजन होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, उन उसके सिम्टम्स क्या हैं, और कौन सा हम टेस्ट करते हैं। तो पहला मैंने जो आपको डिज़ीज़ बताया था वो बताया था टाइफाइड के बारे में। ठीक है, टाइफाइड का जो पैथोजन होता है वो एक बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है? तो साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, इसका हम जांच कैसे करते हैं? तो हम इसके लिए विडाल टेस्ट को करते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, नीट के एग्ज़ाम में। ठीक है, उसके बाद फिर हमने आपको बताया था निमोनिया के बारे में। ठीक है, तो निमोनिया क्या होता है? निमोनिया 2 बैक्टीरिया के द्वारा इसको जनरेट किया जाता है। कौन सा? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के द्वारा। ये सब बिल्कुल नाम आपके मुंह पर होना चाहिए अब। उसके बाद निमोनिया के भी मैंने आपको लक्षण बताए थे कि निमोनिया लंग्स में होने वाली एक बीमारी है, और ये एल्वियोलाई में, इसमें क्या होता है कि इसमें एल्वियोलाई जो हमारे लंग्स में जो वायु कोश होते हैं ना, उसमें फ्लूइड अर्थात उसमें वाटर भर जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोगों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे डिप्थेरिया, प्लेग, डिसेंट्री, टाइफाइड, निमोनिया। ये सब जो डिजीज़ेस हैं ये बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। तो इसको आप याद रख सकते हो DPD TP करके, डिप्थेरिया, प्लेग, डिसेंट्री, टाइफाइड और निमोनिया, ये सारे बैक्टीरिया डिजीज़ हैं। उसी तरह कुछ वायरसेस के द्वारा होने वाले डिजीज़ होते हैं, जैसे हर्पीस, एड्स, इन्फ्लुएंजा, मम्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, रुबेला, पोलियो। ये सारे जो डिजीज़ होते हैं ये वायरस द्वारा कॉज किए जाते हैं। ये सब आपके सिलेबस में इन सब का दिया तो नहीं है, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि मान लो मम्स है तो बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होगा कि वायरस के द्वारा कि फंजाई के द्वारा। इस तरह से क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं। कॉमन कोल्ड राइनो वायरस के द्वारा ये कॉज किया जाता है। ये जो है वो निमोनिया से पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉमन कोल्ड और निमोनिया में क्या डिफरेंस है। तो जो कॉमन कोल्ड होता है ना, इसमें हमारे नेसल पैसेज में इन्फेक्शन होता है,
लेकिन निमोनिया हमारे लंग्स में इन्फेक्शन को क्रिएट करती है। कॉमन कोल्ड हमारे लंग्स को मतलब उसमें हमारे लंग्स को कुछ इफेक्ट नहीं होता। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मलेरिया एंड लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया को 4 प्लाज्मोडियम के स्पीशीज़ के द्वारा कॉज किया जाता है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैलेसीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया। ठीक है, ये मलेरिया को कॉज करने के लिए जो होस्ट होते हैं वो 2, होस्ट का मतलब क्या होता है, जिस पे अर्थात प्लाज्मोडियम का ये जो प्लाज्मोडियम है इसको अपनी वृद्धि करने के लिए जो 2 पोषक को, जो 2 शरीर की आवश्यकता होती है या जो 2 पोषक की आवश्यकता होती है, ये किसी एक शरीर से ही सारे पोषकों को ग्रहण नहीं कर सकता, इसको 2 शरीर की आवश्यकता है। पहला है इसमें प्राइमरी, अर्थात वो है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में क्या क्रियाएं होती हैं, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रियाएं होती हैं और साथ ही साथ स्पोरोजोइट का निर्माण होता है। ठीक है, और सेकेंडरी में क्या होता है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है और साथ ही साथ में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ह्यूमंस में जब आरबीसी रप्चर होती है तो क्या सिक्रीट होता है, हीमोजोइन सिक्रीट होता है जो कि एक टॉक्सिक है। ठीक है, इसी हीमोजोइन के कारण ही क्या होता है, व्यक्ति को 3 से 4 दिन के अंतराल पे बुखार, कपकपी, ये सारे लक्षण उस पर प्रकट होते हैं। तो किस कारण, हीमोजोइन टॉक्सिक के कारण। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट डिजीज़ आपको बताया था अमीबाइसिस के बारे में, जो कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा कॉज किया जाता है। ठीक, इसमें ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होने वाला एक डिजीज़ है जिसमें कि बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद एस्केरियासिस को मैंने आपको बताया था, ये कॉमन राउंड वर्म अर्थात एस्केरिस के द्वारा कॉज किया जाने वाला डिजीज़ है। ठीक है, फिर मैंने आपको एलिफेंटाइसिस या फाइलेरियसिस के बारे में बताया था, जो कि वाउचेरिया बैनरॉफ्टाई या वाउचेरिया मेलाई के द्वारा कॉज किया जाता है। ठीक है, जिसको कि हिंदी में हाथी पाँव करके भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक, उसके बाद इसका जो वेक्टर्स होता है अर्थात एलिफेंटाइसिस का जो वेक्टर होता है वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होती है। देन रिंग वर्म, जिसको आप हिंदी में दाद बोलते हो, तो ये 3 तरह के फंगस के द्वारा कॉज किया जाता है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड इपिडर्मोफाइटॉन। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको सारे नोट्स भी प्रोवाइड किए थे और उम्मीद है कि आपने नोट्स को पूरा अच्छे से आपने लिख भी लिया होगा। ठीक है, अब आगे आपको बताना है जो कि आज का टॉपिक है। तो ये आज का टॉपिक बताने से पहले मैं एक बार फिर से सारे डिजीज़ को एक बार रिवाइज चलो हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहला डिजीज़ हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था टाइफाइड। टाइफाइड किसके द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। ठीक है, मेरे साथ साथ आप लोग बोलना। दूसरा डिजीज़ क्या है, दूसरा डिजीज़ है निमोनिया। निमोनिया किसके द्वारा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी के द्वारा। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है आपका कॉमन कोल्ड, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कॉमन कोल्ड, वो किसके द्वारा होता है, राइनो वायरस के द्वारा। चौथा कौन सा डिजीज़ है, चौथा है मलेरिया, जो किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज़ के द्वारा। वो 4 स्पीशीज़ कौन सी है, पहला है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, जो कि कॉमन मलेरिया को कॉज करने वाला पैथोजन है। दूसरा कौन सा है, प्लाज्मोडियम फैलेसीपैरम, जो कि बहुत मैलिग्नेंट टाइप का, बहुत ही मैलिग्नेंट मतलब बहुत ही भयानक टाइप का मलेरिया कॉज करता है। चौथा कौन सा है, प्लाज्मोडियम ओवेल, और लास्ट कौन सा है, प्लाज्मोडियम मलेरिया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया, फिर मैंने आपको पढ़ाया कि अमीबाइसिस क्या होता है अर्थात पेचिस रोग जिसको हम बोलते हैं, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा कॉज किया जाता है। फिर एस्केरियासिस एस्केरिस के द्वारा कॉज किया जाता है, ये तो बहुत ही सिंपल है। देन मैंने आपको क्या पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया एलिफेंटाइसिस, वो किसके द्वारा कॉज किया जाता है, वाउचेरिया के स्पीशीज़ के द्वारा वो कॉज किया जाता है। देन फिर मैंने आपको पढ़ाया दांत, जिसको हम बोलते हैं रिंग वर्म, वो किसके द्वारा कॉज किया जाता है, ट्राइकोफाइटॉन, इपिडर्मोफाइटॉन। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट आपका बनता है हाइजीन। ठीक, हाइजीन से आप क्या समझते हो, हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छता। अगर हम इतने सारे डिजीज़ को पढ़ने के बाद अगर हम ये चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, अर्थात हमें कोई भी इन्फेक्शन ना हो,
तो हमें दो तरह की हाइजीन का यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल हाइजीन, और सेकंड क्या है, पब्लिक हाइजीन। अब पर्सनल हाइजीन में क्या होता है कि हम अपने आप को, मतलब पर्सनल लिखा हुआ है ना, तो पर्सनल मतलब होता है अपने आप को हम क्लीन रखें, अपने हाथों को हम हमेशा खाने से पहले साफ़ करें, साबुन से धोएं, ठीक है। अभी तो कोरोना वायरस है तो उसमें बार बार बोल रहा है कि हर 20 मिनट में अपने हाथों को साबुन से धोएं, या बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ हमेशा सैनिटाइज़र का यूज़ करें। तो ये सारे किस में आएंगे, ये सारे पर्सनल हाइजीन में आएंगे। और ईटेबल्स मतलब हम पौष्टिक खाना खाएं, ठीक है, हम हरी साग सब्जियों, अच्छे फ्रूट्स का सेवन करें, जिससे कि हमें क्या हो, फ्रूट्स में बहुत तरह के विटामिन्स पाए जाते हैं, और ये जो विटामिन्स होते हैं उससे हमारी इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। तो पर्सनल हाइजीन का मतलब समझ में आया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि स्वयं को क्लीन रखना, ठीक है, हमेशा मतलब अच्छे से नहाना, ठीक है। अभी गर्मी का सीज़न है तो समर में कम से कम दिन में 2 बार करके नहाना, हमेशा अपने हाथों को धोना, ठीक है, सैनिटाइज़र का यूज़ करना। और ईटेबल्स में क्या आ जाएगा, अच्छे मतलब पौष्टिक खाना खाना, फ्रूट्स का सेवन करना, ये सब आ जाएगा। मिल्क पीना, ठीक है, ये सब आ जाएगा ईटेबल्स के अंदर। अब हम देखते हैं कि पब्लिक हाइजीन का मतलब क्या होता है। पब्लिक हाइजीन का मतलब होता है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा। मतलब ये आएगा डिस्पोज़ल हमें किस चीज़ का करना चाहिए, तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन सारे चीज़ों का, मतलब बहुत सारे हमारे घर से ही कूड़े कचरे रोज़ निकलते हैं, तो उसको अच्छी तरह से अच्छी तरह से उसका एक निस्तारण करना, ठीक है, अर्थात उसको डिस्पोज करना, मतलब किसी गड्ढे में ले जाके उसको गाड़ना। ये नहीं कि हम जहाँ तहाँ वहाँ उसको फेंक दें। तो दूर फेंकने से या अपने घर के बाहर फेंकने से तो भले ही उससे हमको कुछ इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन मान लो अगर आपने अपने घर के बाहर किसी प्लास्टिक वगैरह या बहुत गंदी चीज़ों को अपने अगर फेंक दिया, उसको अगर गाय खा लेती है या कोई भी दूसरा जानवर अगर उसको खा लेता है, तो उस जानवर में कोई ना कोई डिजीज़ कॉज होगा। और आपने देखा कि कोरोना वायरस कैसे हुआ, ये एक चमगादड़ से ह्यूमन को ये डिजीज़ हुआ ना। तो अगर जानवरों को कोई डिजीज़ होता है, चेचक भी पहले जानवरों को ही हुआ था, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, तो ये भी पहले जानवरों को ही होता, जानवरों से ये मनुष्य में ये डिजीज़ ये आपका आया था, ठीक है। तो उसी तरह से हमें केवल वेस्ट को और जो भी एक्सक्रीटा है, मतलब जो भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जो हमारे घर से निकलते हैं, जैसे नाली के द्वारा, चाहे हमारे घर के जो कूड़े कचरे हैं, उनको केवल हमको अपने घर के बाहर नहीं फेंक देना है, बल्कि उनका प्रॉपरली हमको डिस्पोज करना है। उसको किसी गड्ढे में गाड़ना है और किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पे ले जाकर उसको दबाना होगा जिससे कि उसके द्वारा किसी दूसरे को हानि ना हो। फिर पीरियोडिक क्लीन करना है, मैंने हमेशा मतलब पीरियोडिकली। दैट मीन्स क्या होता है कि एक आवर्ती रूप से, अर्थात 2 दिन पे या 4 दिन पे अपने घर की, अपने आसपास की भी हमें सफाई करनी चाहिए। फिर हमें पर्सन्स, मतलब हमें बात कर रहे हैं पब्लिक की, तो हमें ऐसे पर्सन से दूर रहना चाहिए जिसको कि कोई डिजीज़ हुआ है, ठीक है। और ऐसे वेक्टर्स को भी हमको, मतलब बहुत सारे ऐसे रोग के वाहक होते हैं जो केवल रोग को फैलाने का काम करते हैं, तो ऐसे वेक्टर्स को भी हमें अपने आसपास से दूर रखना चाहिए। और जहाँ भी इनके लार्वा, अर्थात जहाँ भी इनके अंडे पाए जाते हैं ना, उस जगह को हमको उस जगह को हमको नष्ट कर देना चाहिए, इनके लार्वे को हमको नष्ट कर देना चाहिए। और उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार भी लगाया हुआ है। क्या है, एक गैम्बूसिया नाम की फ़िश आती है। ये एक फ़िश है जो कि एक इंसेक्टिसाइड है, अर्थात ये क्या करती है, ये मक्खी मच्छर के लार्वा को ये खाती है। तो अगर हम किसी एक पॉन्ड में, जहाँ पे कि रुका हुआ पानी है और हमारे बस में नहीं है कि हम वहाँ के पानी को हम साफ़ कर सके, लेकिन अगर हमको कहीं से गैम्बूसिया फ़िश मिल जाती है और उस फ़िश को ले जाकर अगर हम उस तालाब में डाल देते हैं, या जहाँ भी पानी जमा हुआ है, बहुत ज़्यादा पानी है अगर, तो वहाँ अगर हम इस फ़िश को ले जाकर डाल देते हैं, तो वो एक इंसेक्टिसाइड की तरह काम करेगा। अर्थात वो क्या करेगा, वो जितने भी आपके मक्खी मच्छर के लार्वा होंगे ना, उसको ये खा जाएगी। उसके बाद और हमको क्या करना चाहिए हाइजीन के लिए, हमें वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन का यूज़ करना चाहिए। मतलब हमें पहले से ही
वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन का मतलब यही होता है कि हम क्या करें, हम पहले से ही अपने अंदर रोग को प्रतिरोध करने की क्षमता उत्पन्न करें। फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस है तो कोरोना वायरस के द्वारा वैक्सीन का नाम लिया जा रहा है। एक बार अगर इसकी वैक्सीन मार्केट में आ गई तो इस वैक्सीन को लगाने के बाद फिर अगर हम किसी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में भी आते हैं तो हमें कुछ नहीं होगा। तो इसका यही मतलब हुआ, ठीक है। हमें कुछ एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है हमें कुछ ऐसी दवाओं का यूज़ करना चाहिए जो कि क्या कर सकती हैं, जो कि एंटीबायोटिक अर्थात जो कि रोगों को बढ़ने से हमारे शरीर में रोकने का काम करे। और ऐसी कुछ ड्रग्स अर्थात ऐसी कुछ मेडिसिन्स आती हैं जो कि फर्दर वायरसेस के ग्रोथ को या बैक्टीरिया या फंगसेस के ग्रोथ को वो प्रिवेंट कर देती हैं, ठीक है। आगे चलिए पढ़ते हैं। कॉमन कोल्ड इज रिड्यूस्ड एज वी कैन क्योर इट विथ मेडिसिन्स बट नॉट इरेडिकेट टिल डेट। इसका मतलब समझ में आया कि कॉमन कोल्ड अर्थात जो साधारण सर्दी जुकाम है उसको हमने कम ज़रूर किया है मेडिसिन्स के द्वारा, बट उसको अभी तक हम इरेडिकेट मतलब उसको अभी तक हम नष्ट नहीं कर पाए हैं। सर्दी जुकाम अभी भी हमको हो जाता है ना, ठीक है। हम कितनी भी अभी तक इस कॉमन कोल्ड के लिए भी, हम तो बात कर रहे हैं कोरोना वायरस जैसे कोल्ड की, लेकिन अभी तक कॉमन कोल्ड की भी ऐसी कोई वैक्सीन नहीं मार्केट में उपलब्ध है कि अगर वैक्सीन को हम लगा लें तो हमको कभी कोल्ड कफ खांसी सर्दी जुकाम हो ही ना। ऐसी कोई वैक्सीन अभी तक मार्केट में है ही नहीं, बल्कि किस ढंग की सारी वैक्सीन्स है इस कॉमन कोल्ड को हम मेडिसिन्स के द्वारा कम तो कर सकते हैं, लेकिन इसको अभी तक नष्ट करने के लिए कोई भी वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इस लाइन का ये मतलब है। तो इम्पॉर्टेंट है, घुमा के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जितना भी मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया उसके यहाँ पे नोट्स पूरे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं इसको आपको व्हाट्सएप कर दूँगी ये सारे नोट्स को। तो आपको समझ में आया कि नहीं इस तरह का यूट्यूब पे बना हुआ वीडियो। कल हो सकता है कि मैं बोर्ड पे आपके लिए एक वीडियो बनाऊं। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप मुझे बताना, ज़रूर बताना, हर कोई बताना कि हमें बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो फिर मैं इसी को आगे मैं फिर बढ़ाऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।